नमस्कार बच्चों, मैं मधु वाजपेयी, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन पीते हैं वे आकर पानी मेरी प्याली में। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात मैं। ये कविता प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है। इस कविता में बच्चों जो छोटा बच्चा है वो किसको बुला रहा है? सही उत्तर है, चंदा मामा को बुला रहा है। बच्चा किससे बातें करते करते सो जाता है? चंदा मामा से बातें करते करते सो जाता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कभी चंदा मामा को बात करते सुना है? नहीं ना? नहीं सुना? ठीक है, आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव से पाठ 12 चांद का कुर्ता नामक कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि चांद उनकी माँ से क्या बात कर रहे हैं। इस प्यारी सी कविता के रचयिता राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए जानते हैं हम दिनकर जी के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। दिनकर जी राष्ट्रवादी कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र प्रेम की भावना मुख्य रूप से दिखाई देती है। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार और रसवंती आदि। दिनकर जी का निधन सन 1974 ईस्वी में हो गया। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करें भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो सुना आपने बच्चों कि चांद और उसकी माँ क्या बात कर रहे हैं। इस कविता के कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए कौन कौन से कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है हठ। हठ माने होता है, हठ का अर्थ होता है ज़िद। दूसरा झिंगोला। झिंगोला माने कुर्ता। किसी भी कपड़े को एक आप लोग झबला भी बोलते हैं, उसको कुर्ता भी बोल सकते हैं, कपड़े का नाम है। जाड़ा। जाड़ा माने सर्दी। ठिठुरना माने सर्दी से कांपना। जब बहुत ठंड होती है तो एकदम कांपते हैं हम लोग, उसको ठिठुरना कहते हैं। यात्रा। यात्रा माने सफ़र। भाड़े का मतलब किराए का। सलोने। सलोने माने सुंदर। कुशल करें। कुशल करें माने रक्षा करें। चांद प्रतिदिन आकाश का सफ़र तय करता है और उसके पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है। वह सर्दियों की रात आसमान की ठंडक और तेज हवा से बचने के लिए अपनी माँ से ऊनी कुर्ता सिलवा देने की जिद कर रहा है, जिसको पहनकर वह आसमान का सफ़र तय कर सके और जाड़े से भी बच सके। देखिए चांद किस तरह से अपनी माँ से कहता है,
हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इसका अर्थ समझते हैं बच्चों? चाँद क्या कहता है, अपनी माँ से जिद करने लगता है और अपनी माता से कहने लगा कि माँ मुझे एक ऊन का बना हुआ मोटा वस्त्र सिलवा दीजिए। अब किस लिए सिलवा दीजिए, क्या कारण बता रहा है? चाँद कह रहा है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। माँ, रात भर बहुत तेज हवा चलती है और मैं जाड़े से परेशान हो जाता हूँ। मैं रात भर सर्दी से कांपते हुए अपना सफ़र पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चाँद कहता है, माँ एक तो आसमान में सफ़र करना पड़ता है मुझे, और ऊपर से ये जाड़े का मौसम, और जाड़े का मौसम और भी परेशानी का कारण बन गया है। अगर आप सिलवा नहीं सकती हैं मेरे लिए तो मुझे कोई किराए पर ही कुर्ता ला दीजिए, जिसको पहनकर मैं अपनी रात काट सकूं और अपना सफ़र पूरा कर सकूं। अब जब चाँद ऐसी बात कहता है माँ से, तो माँ क्या उत्तर देती हैं? चाँद की बात सुन के माँ क्या कहती हैं? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करें भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। अब चाँद की बात जब माँ सुनती हैं तो क्या कहती हैं कि अरे मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको किसी की नज़र ना लगे या किसी तरह का जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा जाड़े की बात तो तुम सही कह रहे हो, जाड़ा तो है और आसमान के सफ़र में आपको जाड़ा भी लगता होगा, लेकिन मेरा डर तो दूसरा ही है। मैंने तो कभी आपको एक नाप में देखा ही नहीं, फिर मैं कैसे कुर्ता सिलवा दूँ आपके लिए। अगला भाग देखते हैं कविता का। आगे माँ क्या कहती हैं? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज दिलाऊं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ क्या कहती हैं बच्चे से? ये देखिए, इसके कठिन शब्द देख लीजिए। अंगुल, अंगुल माने एक उंगली के बराबर, उंगली का एक ये जो पोर होता है आपका, इसको अंगुल बोलते हैं, या एक उंगली के बराबर मोटाई, इस हिस्से को अंगुल बोलते हैं। बदन कहते हैं शरीर को, बदन माने शरीर। अब इसका भावार्थ देखते हैं। माँ क्या कह रही हैं बच्चे से? कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब माँ की परेशानी तो दूसरी है। माँ कहती हैं, बेटा कौन सा ऐसा कुर्ता सिलवाऊं जो तुम्हें आ जाए, आप कभी तो बस 1 अंगुल भर चौड़े दिखाई देते हो, यानी बहुत पतले से, और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े दिखाई देते हो और किसी दिन एकदम से छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब आप प्रतिदिन तो घटते बढ़ते रहते हो, अपना आकार कभी घटा लेते हो कभी बढ़ा देते हो, किसी भी दिन आप एक समान नहीं रहते हो, और घटते बढ़ते हुए किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते हो। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ कहती है, अब इतनी परेशानियाँ हैं तेरे साथ, तू कभी भी एक नाप में नहीं दिखता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी पतला कभी मोटा, तो अब आप ही बताओ
कि मैं किस दिन आपके कुर्ते की नाप दिलवा दूं जो आप सिलवा कर प्रतिदिन पहन सको। अच्छी लगी कविता बच्चों? और अर्थ समझ में आया आपको? अब देखिए इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो हम करते हैं। पहला प्रश्न है, चांद ने माँ से क्या कहा? क्या कह रहा था चांद? चांद ने माँ से एक ऊनी कुर्ता सिलवा देने के लिए कहा। हाँ बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते जाएंगे। तो चांद ने अपनी माँ से ऊनी कपड़ा सिलवाने के लिए कहा। प्रश्न 2 पे आइए। चांद ने झिंगोला सिलवाने की बात माँ से क्यों कही? उत्तर है क्योंकि सर्दी का मौसम, ठंडी हवा और आसमान के सफ़र में चांद जाड़े के कारण कांपता रहता था, इसलिए उसने माँ से झिंगोला सिलवाने की बात कही। प्रश्न 3 है बच्चों, चांद कब बड़ा दिखाई देता है? बच्चों प्रतिदिन आप अगर आसमान में देखो, आप जब भी रात में आसमान की तरफ देखते होंगे, आपको कभी भी चांद का आकार एक जैसा नहीं दिखाई देता है ना? सही बात, एक जैसा कभी नहीं रहता है। तो वो कौन सा दिन होता है जिस दिन चांद सबसे बड़ा, गोल और सुंदर दिखाई देता है? वो तिथि होती है बच्चों, इसका उत्तर है पूर्णमासी की तिथि को। जिस दिन चंद्रमास का महीना पूरा होता है, पूर्णमासी की तिथि होती है, उस दिन चांद सबसे बड़ा दिखाई देता है। और अगला प्रश्न है, चांद कब नहीं दिखाई देता? कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता? उस तिथि को क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर है अमावस्या की तिथि को। अमावस्या की तिथि जो होती है उस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अब आइए नीचे दूसरे प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करिए। का है सनसन चलती, उसके बाद खाली जगह है आपके लिए, रिक्त स्थान है, और फिर है मरता हूँ। इस लाइन को आप पूरा करेंगे। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठीक है, बीच में आप भरेंगे हवा रात भर जाड़े से, तब ये पंक्ति आपकी पूरी होगी। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। खा है बच्चे की सुन, उसके बाद रिक्त स्थान है सलोने, इसको पूरा करेंगे। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, तो इसमें क्या भरेंगे? बच्चे की सुन के बाद जो लाइन है आपकी, कहा सुन, फिर बात, कहा माता ने अरे, फिर सलोने। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज करेंगे आप। अब भाषा के अभ्यास पे आइए। इसमें भाषा के कौन कौन से शब्द नए सीखे आपने और उनके विषय में थोड़ी और जानकारी बढ़ाइए अपनी। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले, यानी जिनको कहते हैं समानार्थी, जो समान अर्थ वाले दो शब्द होते हैं उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। शब्दों को मिलाइए। तो आपके सामने दिए हुए हैं, सामने सामने लिखे हुए हैं समानार्थी शब्द। पहला शब्द है आसमान। आसमान आप सब जानते होंगे, आसमान का समानार्थी शब्द है आकाश। हठ, हठ का समानार्थी है जिद। बोलते हैं ना आप, कभी मम्मी बोलती होंगी कि बहुत हठ कर रहे हो और किसी चीज़ की जिद करते हो, तो मम्मी कहती है इतनी हठ अच्छी बात नहीं है। तो हठ और जिद एक ही शब्द है, एक ही शब्द के दो शब्द हैं, मतलब इनका अर्थ एक ही है, हठ और जिद का। अगला शब्द है आपका भाड़ा। भाड़ा का समानार्थी शब्द होता है किराया। आप भाड़ा कहेंगे तो भी वही अर्थ निकलता है और किराया बोलेंगे तो भी वही अर्थ निकलता है। बदन, बदन का समानार्थी शब्द है शरीर, और सफ़र का समानार्थी शब्द है यात्रा। तो बच्चों ये सब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है मोटा, मोटा का विलोम पतला। आप लोगों ने विलोम शब्द पहले भी पढ़े हैं बच्चों, कई पाठों में आप विलोम शब्द पढ़ चुके हैं और विलोम का अर्थ आपको पता होगा उल्टा। तो मोटा का पतला, जाड़ा का विलोम गर्मी, चौड़ा का संकरा, मोटा का पतला, बड़ा का विलोम छोटा और घटता का विलोम बढ़ता। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस कविता में और क्या है जो हमने सीखा इस कविता के माध्यम से। बच्चों, आपके सामने ये एक चित्र है। ये चित्र पूरे चंद्रमास का है और इस चित्र में चंद्रमा की जो स्थिति दर्शाई गई है आपको, उसको चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं कैसी होती हैं? देखिए, ये है आपका पूर्णिमा का चांद, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। देखिए, पूरा चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है। और पूर्णिमा हिंदी महीने या चंद्रमास का आखिरी दिन होता है, उस दिन पूरा महीना पूरा हो जाता है। और चंद्रमास की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन से होती है, अगले चंद्रमास की। उसको कहते हैं प्रतिपदा, या घरों में हमारे उसको परेवा भी बोलते हैं, परेवा या परिवा, लेकिन सही शब्द होता है प्रतिपदा। और देखिए, उस दिन से चांद थोड़ा सा काला दिखने लगता है, थोड़ा हिस्सा उसका काला होता है, फिर ये काला हिस्सा बढ़ते बढ़ते इस तरह से प्रतिदिन थोड़ा बढ़ता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। और ये अमावस्या के दिन पूरा काला हो जाता है, अर्थात हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अभी हमने पढ़ाते हुए भी आपको प्रश्नोत्तर में भी बताया किस दिन चांद नहीं दिखाई देता है। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये अमावस्या यानी आधा माह पूरा हो गया। प्रतिपदा से अमावस्या तक आपका आधा चंद्रमास पूरा होता है। और फिर इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। महीने का ये जो पक्ष है जिसमें चांद घटता जाता है धीरे धीरे, इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूरा मास पूरा होता है, उस दिन चांद पूरा दिखाई देता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आधे महीने में इधर आधे महीने में इधर चंद्रमा की स्थितियाँ एक जैसी होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पूर्णिमा के बाद पहले दिन इधर से आधा कटा हुआ चांद है और इधर पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी को इधर से कटा हुआ है। ये स्थिति बराबर बनी रहती, इसलिए चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं, लेकिन चंद्रमास 30 दिन का होता है। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि चंद्रमा कभी एक आकार में हमें दिखाई नहीं देता। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिसको परेवा कहते हैं, उससे चंद्रमा घटता हुआ दिखाई देता है और 15वें दिन अमावस्या को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उसको उजेला पाक भी कहते हैं। हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में उजेला पाक भी कहते हैं। तो उस दिन से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और पूर्णमासी तिथि को पूरा हो जाता है, पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार चंद्रमा की घटने बढ़ने की इन क्रियाओं को ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को एक चंद्रमास पूरा हो जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है बच्चों कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी आपने सुना होगा। जब मम्मी कहती हैं सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत सी अपने यहाँ मान्यताएं हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं जिनकी वजह से हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की तिथि पे पड़ता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी की तिथि को होता है। अब क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है।
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर भी चंद्रमा चक्कर लगाता है। और इन्हीं स्थितियों की वजह से चंद्रमा के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और शेष भाग अंधेरा होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता और इसको हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता है, बल्कि चंद्रमा के कितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वो कितना हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर से, इसलिए वो चंद्रमा की मतलब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने की स्थितियां ही ये निर्धारित करती हैं कि चंद्रमा की कौन सी कला या चंद्रमा किस रूप में हमें दिखाई देगा। आगे देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है इस कविता से। क्या चंद्रमा सच में घटता बढ़ता है? बच्चों, चंद्रमा घटता बढ़ता है क्या सच में? नहीं ना, अभी आपको बताया हमने कि चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता है, बल्कि चंद्रमा के जितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो हिस्सा हमें दिखाई देता है और बाकी हमें दिखाई नहीं देता। बढ़ते हुए या घटते हुए आकार के क्रम में चांद का चित्र बनाओ, जैसा अभी मैंने दिखाया था। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप प्रतिदिन चांद को देखें, ठीक है, प्रतिदिन चंद्रमा को देखें रात में और जैसा वो दिखाई दे रहा है उस तरह का चित्र बनाते जाइए। और देखिए आपको पूरे महीने में हर चित्र 2 बार आएगा, पहला बढ़ते हुए और दूसरा घटते हुए, लेकिन वो चित्र 2 बार आएगा। आप दोनों तरह से चित्र बना सकते हैं, या तो जैसा अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था, और या फिर प्रतिदिन चांद देखकर भी चित्र बना सकते हैं। तो बढ़ते हुए या घटते हुए आकार के क्रम में चंद्रमा का चित्र बनाइए। अच्छा बच्चों, जब हम किन्हीं 2 लोगों के बीच हो रही बातचीत को कहानी के रूप में लिखते हैं तो उसे संवाद शैली कहते हैं। कहानियों की अलग अलग शैलियाँ होती हैं कि किस शैली में लिखी गई है। तो जब हम किसी कहानी को किसी की बातचीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो आपस में 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, उस रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे संवाद शैली कहते हैं। तो इस कविता में भी जो आपने अभी पढ़ी, चांद का कुर्ता, इस कविता में भी चांद और चांद की माता के बीच कुछ बातचीत हो रही है। दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसको संवाद शैली में आप अपनी पुस्तक पर लिखिए कि पहले चांद ने माँ से क्या कहा। चांद ने कहा कि माँ मुझे कुर्ता सिलवा दो, मैं जाड़े से बहुत परेशान रहता हूँ, आसमान में सफ़र करता हूँ और ये जाड़े का मौसम है, इसमें मैं परेशान रहता हूँ। और उसके बाद माँ ने क्या कहा, माँ की क्या समस्याएं थी आपने पढ़ा। माँ की भी बहुत समस्याएं थी कि चांद घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा सा दिखाई देता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी मोटा दिखाई देता है, कभी एकदम पतला हो जाता है। तो उनको लगता है कि कौन सा ऐसा दिन है कि मैं चांद की नाप दिलवाऊं और कुर्ता सिलवा दूं जो रोज़ पहनता रहे। तो इस बातचीत को आप चांद और माता के बीच में जो बातचीत हुई है उसको संवाद शैली में लिखिए अपनी कॉपी पे। अब बच्चों, आपको अभी हमने चंद्रकलाएं या चंद्रमास की कुछ तिथियां बताई थी। चंद्रमास की जो तिथियां होती हैं, पूर्णमासी, प्रतिपदा, उसके बाद होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, और उसके बाद अमावस्या। अमावस्या के बाद पुनः वही तिथियां प्रारंभ होती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, पहले कृष्ण पक्ष की तिथियां चल रही थी, अब शुक्ल पक्ष की वही तिथियां चलेंगी। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, ये आपको बताया गया, और वही तिथियां होती हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, आगे इसी तरह बढ़ती रहती हैं और
सबसे आखिर में जिस दिन माह पूरा होता है उसको कहते हैं पूर्णमासी या पूर्णिमा। तो चंद्रमास की ये जो तिथियां हैं इनको पता करिए और लिखिए और याद भी कीजिए। दूसरा प्रश्न है गृह कार्य के लिए आपका, झिंगोला पहने हुए चांद का चित्र बनाइए। ठीक है, झिंगोला पहने हुए चांद का चित्र बनाइए। कल्पना कीजिए कि चांद कैसा लगेगा झिंगोला पहन के, है ना, और उसका चित्र बनाइए। जैसा आपकी कल्पना में आ रहा है चांद कि झिंगोला पहनकर लग रहा है, वैसा चित्र आप बनाइए। प्रश्न 3 है, कभी कभी आप भी अपनी माँ से किसी तरह की ज़िद करते होंगे। सभी बच्चे करते हैं, सभी बच्चे अपनी माँ से कुछ ना कुछ लेने की ज़िद करते हैं और माँ आपको समझाती होंगी कि वह ज़िद को क्यों नहीं पूरा कर सकती। क्योंकि बच्चों हर ज़िद नहीं पूरी की जा सकती, सभी में समस्याएं होती हैं, कुछ पूरी करने योग्य होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कुछ माता पिता पूरी कर सकते हैं, कुछ नहीं पूरी कर सकते हैं। तो जब कभी आपने ऐसी कोई ज़िद की हो और आपकी माँ आपको समझाती हो कि बेटा ये बात मैं आपकी नहीं मान सकती और ये ज़िद मैं नहीं पूरी कर सकती, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो तो उसको याद करके लिखिए अपनी कॉपी में। ठीक है, और लिखकर भेजिए उसको अपने विद्यालय में अपनी शिक्षिका को। और देखिए कि फिर देखिए अलग अलग बच्चों की क्या क्या ज़िद होती हैं और किस किस तरह की आप लोग ज़िद करते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है, इसको अवश्य करिएगा। और चंद्रमास की तिथियां आपको अवश्य याद करनी है बच्चों। ठीक है, और जानना है कि चंद्रमास कितने दिन का होता है। ठीक है, और चित्र बनाने हैं। इतना काम है आपके लिए। और बच्चों इस पाठ में आपने बहुत कुछ नया सीखा कि चंद्रमास किस तरह से पूरा होता है, नए नए शब्द सीखे और चंद्रमा और उसकी माँ के बीच बातचीत सीखी। ये संवाद शैली भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करिए। और अगले पाठ में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।